एक छोटे से गांव रामपुर में मोनू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। मोनू के पिताजी का बहुत बड़ा दुकान था। वो अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति थे। मोनू बचपन से ही बहुत लाड प्यार में बड़ा हुआ था। मोनू अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। मोनू को अपने पिताजी की दौलत का बड़ा घमंड भी था। एक दिन मोनू रास्ते से जा रहा था, तभी एक वृद्ध आदमी से वो टकरा जाता है। ये बुढ़े दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया है क्या? माफ करना मोनू बाबू, मैंने आपको देखा नहीं। अरे बुढ़े, तेरा ध्यान कहाँ था? तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना कोई और होता ना तो यही मार मार कर उसे गिरा देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? माफ कर दो बेटा, सच में मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने आपको देखा ही नहीं। मोनू उन बूढ़े बाबा से बहुत बदतमीजी से बात करता है। ये सारी बातें मीना सुन लेती है और बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? उनकी उम्र देखो और अपनी उम्र देखो। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अगर वो कह रहे हैं उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, गलती से धक्का लग गया होगा, तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हो? और वैसे भी वो तो बूढ़े हैं, शायद उन्हें दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन तुम तो जवान हो ना, तुम नहीं देख सकते थे? तुम भी तो देख कर चल सकते थे। ये लड़की, तू है कौन? तुझसे किसी ने पूछा था क्या बीच में बोलने के लिए? तेरी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चल निकल। बदतमीज कहीं के, सच में तुम्हें बात करने की कोई तमीज नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हें एक लड़की की इज्जत करनी नहीं आती, बूढ़ों को भी इज्जत नहीं देते। तू जानती भी है मैं कौन हूँ? 2 टके की लड़की और मुझे तमीज सिखा रही है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मीना बेटी, तुम यहाँ से जाओ, जाने दो, कोई बात नहीं। ऐसी कैसी चली जाऊं दादाजी? आप देख नहीं रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है? इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। तू शायद जानती नहीं मैं कौन हूँ। मीना, मैंने कहा तो चल यहाँ से, तू कुछ नहीं जानती। ऐसा बोलकर मीना की चचेरी बहन उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। क्या है सुनीता, तू मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई? मीना, तुम अभी अभी इस गांव में आई हो, तुम नहीं जानती वो कौन है? वो हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी का बेटा मोनू है। गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो उसके सामने जबान चलाए, और तू उससे भिड़ रही थी। तुझे पता है इसका क्या अंजाम होगा? सबसे अमीर आदमी का बेटा है तो क्या हुआ? तो क्या उसे बदतमीजी करने का अधिकार मिल गया? वो जो अपने मन में आए वो करेगा क्या? मैं ये नहीं चलने दूंगी। अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं आवाज जरूर उठाऊंगी, चुप नहीं बैठने वाली। नहीं मीना, तू कुछ नहीं करेगी, तू घर चल। और हाँ, आइंदा इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तू पहली बार यहाँ आई है, इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। देख मीना, अब तुझे यही गांव में रहना है, लेकिन तू इससे कोई वास्ता नहीं रखेगी। चल अब घर चल, पिताजी राह देख रहे होंगे। फिर दोनों बहनें घर चली जाती है। इस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मुझसे बदतमीजी की। आखिर ये लड़की है कौन? और पहले तो इसे अपने गांव में कहीं नहीं देखा। अरे मोनू, यह हमारे गांव के रामलाल की भतीजी है। यह इस गांव की नहीं है, यह कल ही गांव में आई है। इसके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए अब यह अपने चाचा के यहाँ रह रही है। इसीलिए इसे तुम्हारे बारे में पता नहीं है। अगर पता होता तो यह ऐसी बात नहीं बोलती। इतनी बदतमीज और घमंडी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसका घमंड तो उतारना ही होगा। अरे छोड़ो ना मोनू, तुम्हारे सामने उसकी क्या औकात है? अरे वह देखो, राजू आ रहा है। अरे आओ राजू, कैसे हो? तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है, सब कैसा चल रहा है? शादी करके खुश तो हो ना? हाँ यार, खुश तो बहुत हूँ। मुझे मेरी पत्नी की पिटाई करने में बहुत मजा आता है। मैं रोज उसे मारता हूँ। अरे क्या सच में तुम अपनी पत्नी को पीटते हो? तो और क्या करूं? वह मुझसे रोज कोई न कोई बहाना देती है। तुम तो जानते ही हो, मुझे गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है और गुस्से में मैं उसे बहुत मारता हूँ। लेकिन वह बेचारी एक कोने में बैठकर रोती रहती है। मुझे बहुत ही मजा आता है।
भाई यह तो गलत है, तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे कुछ नहीं गलत है रामू, तुम नहीं जानते, इन औरतों को अपने पैरों की जूती समान रखना चाहिए। अगर सर पर बैठा कर रखे तो यह कल हमें अपना गुलाम समझने लगेंगी। पैरों की जूती पैरों में ही अच्छी लगती है, सर पर नहीं। इन औरतों की हम मर्द के सामने औकात ही क्या है। इन्हें ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, नहीं तो यह सर पर बैठ जाएंगी। ये सारी बातें सुनकर मोनू को राजू से जलन होने लगती है। मोनू मन ही मन सोचता है, मैं भी ऐसे ही लड़की से शादी करूंगा जो कि मेरे हाथों से रोज 50 जूते मार खाए। ये राजू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है ना, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं जिससे शादी करूंगा उसे रोज 50 जूते मारूंगा और फिर इन सबको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा जो मैं करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मोनू के पिताजी मोनू से कहते हैं, बेटा मोनू, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, कल उसे देखने जाना है। क्या आपने बिना मुझसे पूछे मेरे लिए लड़की पसंद कर ली? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? अरे बेटा, हम कल उसे देखने जा रहे हैं ना। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक, वरना कोई और रिश्ता देख लेंगे। नाराज क्यों होते हो बेटा? वैसे भी अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन पिताजी, शादी को लेकर मेरी एक शर्त है। अगर वह शर्त पूरी होती है तो ही मैं शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कैसी शर्त बेटा? पिताजी, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसे रोज 50 जूते मारूंगा। अगर ऐसी लड़की मिल जाए तो ही शादी फिक्स करना, वरना ये शादी वादी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसी बात सुनकर मोनू के माता पिता चौंक जाते हैं। क्या ये कैसी अजीब शर्त है? तुम पागल हो गए हो क्या? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो शादी के बाद अपने पति से 50 जूते खाना पसंद करेगी? अब शर्त चाहे जैसी हो पिताजी, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लड़की से शादी करनी है जिसे मैं शादी के बाद रोज 50 जूते मार सकूं। अगर ऐसी लड़की मिले तो ही बात आगे बढ़ाना, नहीं तो मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर मोनू वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। मोनू के जाने के बाद उसके माता पिता आपस में बात करते हैं। इस लड़के को क्या हो गया है? कैसे अजीब अजीब बातें कर रहा है। पता नहीं सावित्री, और भला ऐसी लड़की हमें कहाँ मिलेगी जो शादी के बाद अपने पति के हाथ से मार खाए। पता नहीं मोनू ने ऐसी अजीब शर्त क्यों रखी है। अब ऐसी लड़की मैं कहाँ ढूंढूं? और मोनू जिद्दी भी तो बहुत है, जिस बात की जिद करता है, अगर वह चीज उसे नहीं मिले तो शायद वह कभी शादी नहीं करेगा। अरे जी, मैं क्या कहती हूँ, आप हमारे मुनीम जी से एक बार बात करके देखिए। कैसी बातें कर रही हो सावित्री? ऐसी शर्त तो मुझे बोलने में भी शर्म आएगी, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। आप एक बार बात करके तो देखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ। दूसरे दिन मोनू के पिताजी मुनीम को मोनू की शर्त के बारे में बताते हैं। मुनीम भी ये शर्त सुनकर चौंक जाता है। सेठ जी, ऐसा रिश्ता मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। दूसरे दिन मुनीम मीना के चाचा के घर जाता है। मीना के चाचा मुनीम जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे आओ लालचंद, कैसे हो? आज मुंह क्यों लटका रखा है? कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं, रामलाल मालिक के बेटे ने अपनी शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रखी है। उनके लिए ही रिश्ता देख देख कर थक गया हूं। शर्त तो ऐसी रखी है कि अभी अभी एक के घर से गाली खाकर आ रहा हूं। कोई कुछ बोलता है तो कोई सीधा गाली देकर भगा देता है। जानोगे तो तुम भी चौंक जाओगे। अच्छा, ऐसी कौन सी शर्त रखी है? फिर मुनीम मीना के चाचा को उसकी शर्त बताता है। ये सारी बातें मीना और सुनीता सुन लेती हैं। फिर सुनीता मीना से बोलती है, ये उसी लड़के के बारे में बात कर रहा है जिससे उस दिन तेरी बहस हुई थी। देखा कितना अजीब लड़का है, शादी के लिए कैसी शर्त रखी है। अच्छा, तो वो यही लड़का है? इसे अपने लड़के होने का बड़ा घमंड है ना। ये लड़की को समझता क्या है, इसे तो मैं सीधा करके रहूंगी। मीना अपने चाचा के सामने जाकर बोलती है, चाचा जी, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसने जो शर्त रखी है वो भी मुझे मंजूर है। मीना बेटी, यह तुम क्या कह रहे हो?
तुम्हें उस लड़के से शादी क्यों करनी है? और तुमने सुना ना उसने क्या शर्त रखी है? फिर भी तुम। हाँ चाचा जी, मैं सब जानती हूँ और मुझे शर्त भी पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे वो शर्त मंजूर है और मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। नहीं बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारी शादी उस लड़के से कभी नहीं करेंगे। तुम उन लोगों को नहीं जानती। शादी के बाद पता नहीं वह तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा, तुम्हें पिटेगा, और यह सब जानते हुए हम तुम्हारी शादी उससे करवा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे घर में अच्छा सा लड़का देखकर करूंगा। यह लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। नहीं चाचा जी, मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अगर आपने मना किया तो मैं कभी किसी से शादी भी नहीं करूंगी। चाचा और मीना की ये सारी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। चाचा और मीना की बहन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीना किसी की बात नहीं मानती। मजबूरन चाचा को मीना की बात माननी पड़ती है और दूसरे दिन मोनू और उसके माता पिता मीना को देखने के लिए उसके घर आते हैं। मीना को अपने सामने देख मोनू चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये लड़की तो वही है जो उस दिन। अच्छा, तो इसी ने मेरी शर्त मानी है। ये हुई ना बात। यह तो बहुत ही बढ़िया हो गया। उस दिन का बदला लेने का मौका इससे अच्छा मुझे कभी नहीं मिल सकता। इसने खुद ही चलकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उस दिन तो इसकी बहुत जबान चल रही थी ना, इसकी सारी हेकड़ी न निकाल दी तो मेरा नाम भी मोनू नहीं। अच्छा हुआ मेरी शादी इससे हो रही है। शादी के बाद इसे मार मार कर इसकी नानी ना याद दिला दिया ना तो मेरा नाम भी मोनू नहीं। यह भी सोचेगी कि किससे पाला पड़ा है। फिर इस अजीब शर्त के साथ दोनों की शादी तय की जाती है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आता है। बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। चाचा जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने अगर ये शर्त मानी है तो कुछ सोच समझ कर ही मानी होगी ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये सब उस लड़के को सबक सिखाने के लिए किया है। आप भी सोचिए चाचा जी, अगर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ ना करती तो शायद कोई ना कोई लड़की तो मजबूरी में हाँ कर ही देती। उस लड़के को अपने पिताजी के पैसों और धन दौलत का घमंड है ना। उस लड़के को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा चाचा जी, मैं उसे सुधार दूंगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मोनू खुश हो जाता है और मीना से कहता है, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। उस दिन तो बहुत ही जुबान चल रही थी ना तेरी। अब देखता हूँ क्या करती है। अब तो तुम्हारा सर और मेरी जूते। आज से मैं तुम्हें रोज 50 जूते मारूंगा। अपना सर आगे करो, मुझे तुम्हें 50 जूते मारने हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे 50 जूते मार सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे मारने का हक किसने दिया? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ। जहाँ मैं बैठी हूँ, ये सोफा, ये पलंग, ये सब तुम्हारी कमाई का नहीं है। यहाँ तक कि ये घर भी तुम्हारी कमाई का नहीं है। अब मैं इस घर में रहूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, उसमें भी तुम्हारी कोई कमाई नहीं है। सारा कुछ तो तुम्हारे पिताजी ने कमाया है। फिर मैं तुम्हारी मुलजिम कैसे हुई? तुम किस अधिकार से मुझे मारोगे? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कमाई से अपने घर में रखना होगा, अपनी कमाई का भोजन खिलाना होगा, तब जाकर तुम मुझे मार सकते हो। ये सारी बातें सुनकर मोनू सोच में पड़ जाता है। बोलो, तुम्हारी कमाई का इस घर में क्या है? ये बात तो सच है, मेरी कमाई का तो इस घर में कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक 1 रुपए भी नहीं कमाया। सब कुछ मेरे पिताजी का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, पहले कुछ रुपए पैसे कमाओ और अपने पैसों से मेरा गुजारा करो, अपने पिताजी के पैसों से नहीं। अगर तुम अपने पैसों से मेरा गुजारा करोगे तो तुम मुझे अपने हाथ से मार सकते हो, तब जाकर तुम्हारा मुझ पर अधिकार होगा। लेकिन अफसोस, तुम तो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, तुमसे तो कोई काम ही नहीं हो पाता, तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो ठीक है, तुम क्या समझती हो मैं काम नहीं कर सकता? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पिताजी से भी ज्यादा धन कमा कर दिखाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ तुम क्या कहती हो। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं तुम्हें कमा कर दिखाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा
और हाँ, जब मैं अपने पैसे कमा कर लाऊंगा तो आज से लेकर तब तक सारे दिन गिन कर रखूंगा और रोज के 50 जूते के हिसाब से मैं तुम्हें एक ही दिन में उतने जूते मारूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। अगर तुमने पैसे कमा लिए और अपने पैसों से मेरा गुजारा करने लगे तो मेरा सर और तुम्हारी जूती मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, मैं कल ही पैसे कमाने के लिए जाऊंगा। मोनू को अपने आप पर घमंड होता है। दूसरे दिन वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं बाहर पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ। कब लौटूंगा बता नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें पैसे कमाने की क्या जरूरत? हमारे पास सब कुछ तो है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पिताजी, यह सब आपने कमाया है, मैंने नहीं। वह 2 टके की लड़की मुझे कहती है कि मेरा इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ आपकी कमाई है। और शायद वह सच भी कह रही है। उसे लगता है मैं पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन पिताजी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं भी पैसे कमा सकता हूँ और इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। और जब तक कुछ कर नहीं लेता, कुछ बन नहीं जाता, मैं नहीं आऊंगा। मोनू के पिताजी मन ही मन सोचते हैं, मुझे लगता है बहू ने इसके मन में जो बात डाली है वह शायद सही है। मैंने आज तक इसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाएं, लेकिन इसने मेरी कभी बात नहीं मानी। लेकिन आज बहू के कहने पर गुस्से से ही सही यह कुछ करना चाहता है। मुझे लगता है मुझे इसे जाने देना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट आना और अपना ख्याल रखना बेटा। अगर किसी बात की सच में कोई जरूरत पड़े तो वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोनू घर से निकल जाता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचते ही उसे एक आंख से अंधा आदमी मिलता है जो उससे कहता है, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? वह आज आने वाले थे। अरे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को कौन नहीं जानता। वह तो अक्सर यहाँ आया करते हैं। इतने बड़े व्यापारी हैं, उन्हें यहाँ सब जानते हैं। यहाँ तक कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने उनसे कर्ज ले रखा है और मैंने भी उनसे कर्जा लिया था। वापस चुकाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं पिताजी को दे दूंगा। मैंने कर्ज के बदले तुम्हारे पिताजी के पास अपनी एक आंख गिरवी भी रखी थी, तो तुम मुझे मेरी आंख दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यह तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अपनी एक आंख गिरवी रखी है? आंख भी कोई गिरवी रखने की चीज है भला? मेरे पास और कुछ नहीं था तो मैं मेरी एक आंख तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखी थी। अब तुम मुझे मेरी आंख वापस करो। ये बात सुनकर मोनू को धक्का सा लगता है। वो बहुत सोच में पड़ जाता है। यह क्या कह रहा है? क्या सच में इसने पिताजी के पास अपनी एक आंख गिरवी रखी है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पिताजी ने तो मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शायद हो भी सकता है। मुझे तो व्यापार के बारे में कुछ पता भी तो नहीं है। पिताजी क्या करते हैं क्या नहीं, सिर्फ वही जानते हैं। देखिए, मेरे पास आपकी तो आंख नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरी आंख वापस चाहिए, वह भी अभी, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हूं ना, तो मेरी आंख मुझे अभी वापस चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने वादा किया था कि वह आ जाएंगे और मेरी आंख मुझे वापस कर देंगे। मोनू सोचता है, हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? यह तो मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, अभी के लिए 1000 रुपये रख लो और जब पिताजी आएंगे तुम्हें तुम्हारी आंख दे देंगे। अब तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो तुम जा सकते हो। फिर मोनू आगे बढ़ जाता है और सोचता है, हे भगवान, चलो जान छूटी। पता नहीं कैसा अजीब शहर है। अगर मैं इसे 1000 नहीं देता तो यह मुझसे मेरी आंख मांग लेता। पिताजी भी पता नहीं क्या क्या गिरवी रख लेते हैं। वह तो अच्छा हुआ मैंने घर से थोड़े बहुत पैसे ले लिए थे, वरना मेरा क्या होता। वह आदमी तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था।
एक तो यहाँ मेरा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। मुझे यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। फिर मोनू आगे की ओर बढ़ता है। फिर उसे एक लंगड़ा आदमी मिलता है और उसे देखकर वो बोलता है, अरे तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। अच्छा लाओ भाई, मेरी एक टांग दे दो। मैंने तुम्हारे पिताजी से 2000 रुपए का कर्जा लिया था, बदले में एक टांग दी थी। वह टांग मुझे वापस करो और तुम्हारे 2000 रुपए लेकर जाओ। ये सुनकर मोनू थोड़ा डर जाता है और डरते डरते बोलता है, अरे भाई, अब तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने तुम्हें भी कर्ज दे रखा है, और वह भी एक टांग के बदले। हाँ भाई, यह सच है। मैं तुम्हारे पिताजी का ही इंतजार कर रहा था और तुम आ गए। तुम्हारे पिताजी साथ नहीं आए क्या? नहीं नहीं, पिताजी तो साथ नहीं आए, और उन्होंने मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने आज आने का वादा किया था। कितने दिन से मैं एक पैर के सहारे ही गुजारा कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी थी। उसी मजबूरी के कारण मैंने अपनी एक टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखी और उनसे पैसे लिए थे। अब मैं और एक पैर के सहारे नहीं रह सकता। मुझे मेरे टांग आज ही चाहिए। तुम कुछ भी करो, मुझे एक टांग दो। अच्छा सुनो, मेरे पास अभी तुम्हारी टांग तो नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ये लो 1000 रुपए। जब पिताजी आएंगे तब तुम्हारे टांग तुम्हें वापस कर देंगे। अब मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम पैसे दे रहे हो तो मैं कुछ दिन और एक टांग पर गुजारा कर लूंगा। तुम जा सकते हो। ऐसा बोलकर मोनू वहां से चला जाता है और सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, सच में यह कैसा अजीब शहर है। यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, और यहाँ के लोग सिर्फ पैसों के लिए अपनी आँख टांग गिरवी रख देते हैं। कितनी अजीब बात है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग मुझे जानते हैं, पिताजी को भी जानते हैं, तो यह सच ही होगा। शायद ऐसा ही होता होगा। मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। शायद पिताजी ऐसे ही व्यापार करते होंगे। चलो, अब मुझे यहाँ कोई काम देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मोनू थोड़ा आगे बढ़ता है। फिर उसे एक पति पत्नी दिखते हैं जो मोनू को देख उससे कहते हैं, अरे तुम कैसे हो? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? जी, आप कौन? आप भी पिताजी को जानते हैं? तुम्हारे पिताजी अक्सर यहाँ आया करते हैं और जब भी यहाँ आते हैं हमारे घर जरूर आते हैं। चलो तुम भी चलो। कहीं आपने भी तो पिताजी से कोई कर्ज नहीं ले रखा? अरे नहीं नहीं, हमने तुम्हारे पिताजी से कोई कर्ज नहीं लिया है। उनसे हमारी अच्छी जान पहचान है। वह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, तो ये बात है। बहुत दूर से आए हो ना, थक गए होंगे। मेरी पत्नी ने अभी अभी खाना बनाया है। अब तुम आ ही गए हो तो खाना खाकर ही जाओ। अच्छा ठीक है, चलिए। वैसे भी मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। फिर रोहित उस आदमी के घर खाना खाने के लिए चला जाता है। खाना खाने के बाद मोनू को सोने के ग्लास में पानी दिया जाता है। मोनू उस ग्लास को देख सोच में पड़ जाता है। लगता है यह लोग भी काफी पैसे वाले हैं। सोने के गिलास में पानी। आखिर ये पिताजी के दोस्त हैं तो अमीर तो होंगे ही। वैसे यह लोग कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मोनू बाहर जाकर देखता है तो उन्हें वो दोनों पति पत्नी कहीं नहीं दिखाई देते। मोनू को बाहर जाता देख दोनों पति पत्नी चुपके से उस ग्लास को चुराकर मोनू की झोली में डाल देते हैं। फिर मोनू वापस आता है तो वो पति पत्नी वहीं होते हैं। अरे, आप यहाँ कैसे? मैं आपको तो बाहर ढूंढ रहा था। तुम बाहर क्यों ढूंढ रहे थे? वैसे तुमने खाना खा लिया ना? और यह क्या, हमारा सोने का गिलास कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यही तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। सच सच बता, वह ग्लास कहाँ है? कहीं तुमने तो नहीं चुराया लिया? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने नहीं चुराया। अच्छा, झूठ बोलते हो। ग्लास तुमने ही चुराया है और ग्लास चुराकर तुम यहाँ से भाग रहे थे। वह तो अच्छा हुआ, हमने तुम्हें देख लिया। चुपचाप हमारा ग्लास वापस करो, नहीं तो हम दरोगा जी को बुलाएंगे। तुम जानते नहीं,
यहाँ का दरोगा बहुत सख्त है। तुम्हें 6 महीने की जेल होगी और तो और तुम्हें जुर्माना भी देना होगा। अरे ये आप क्या बोलते जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरा यकीन कीजिए। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। दिखाओ तुम्हारा सामान। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए। जब मोनू का सामान निकालकर देखा जाता है तो उसमें वो ग्लास निकल जाता है। ये देख मोनू को सदमा सा लगता है। मैं नहीं जानता यह गिलास यहाँ कैसे आया। सच में मैंने यह गिलास नहीं चुराया। झूठे कहीं के हम अभी दरोगा को बुलाते हैं। ये सुन मोनू डर जाता है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप इसके बदले में पैसा रख लीजिए। मोनू को मजबूरन उस ग्लास के बदले उन दोनों को पैसे देने पड़ते हैं और मोनू वहाँ से निकल जाता है। मोनू के जाते ही दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। कितना बेवकूफ था ना, इसे सोने और पीतल में फर्क ही समझ नहीं आता। अच्छा, बेवकूफ बनाया, अच्छी खासी रकम निकाली, आज तो मजा आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मोनू नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और सोचता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरा लुट चुका हूं। मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं बचा। यह कैसा शहर है? सब मिलकर मुझे लूट ही रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे रहूंगा और कहाँ रहूंगा? क्या खाऊंगा? और अगर ऐसे ही वापस चला गया तो वह मीना भी मेरा मजाक उड़ाएगी और उसे 50 जूते मारने का सपना सपना ही रह जाएगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं जब तक पैसे नहीं कमा लेता मैं वापस नहीं जा सकता। लेकिन मैं क्या करूं? मोनू ये सब सोच रहा था, तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है, अरे तुम कौन हो? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो और बहुत परेशान भी लग रहे हो? क्या बात है? मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही कोई काम। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, इसलिए बहुत परेशान हूँ। अगर आपके पहचान में कोई काम हो तो मुझे बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे काम की ज़रूरत है। अच्छा तो ये बात है। मैं तो मछलियां बेचने जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ वहीं काम कर सकते हो, मेरा हाथ बटा सकते हो। मैं तुम्हें उसके लिए थोड़े बहुत पैसे दे दिया करूंगा। और रही तुम्हारी रहने की बात तो उसका इंतजाम भी मैं कर दूंगा। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम्हारा एहसान रहेगा। मोनू उस आदमी की बात सुनकर खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, यह हुई ना बात, आखिरकार मुझे काम मिल ही गया। फिर वो मछुआरा रोहित को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है, ए लड़के, बता तेरा घर कहाँ है? शक्ल और कपड़ों से तो बहुत अच्छे घर का लग रहा है। बता कहाँ का रहने वाला है? तेरे पिताजी कौन हैं? यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुझे जितना पूछा है उतना जवाब दे। मैं यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बहुत बड़ा चोर हूँ और तू अब मेरे जाल में फंस चुका है। अब तेरे बदले में तेरे पिताजी से बहुत सारी रकम वसूल करूंगा। बता कौन है तेरे पिताजी और कहाँ रहते हैं? ये सारी बातें सुन मोनू बहुत डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, क्या मुसीबत है। अगर मैं इसे अपने पिताजी के बारे में बता दिया तो यह किसी को मेरे घर भेज देगा और अगर घर पर यह सारी बातें पता चली तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी और उस मीना को भी बोलने का मौका मिल जाएगा। सारे लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। नहीं नहीं, मैं इससे कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तभी मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था और तुम ही तो मुझे काम देने के बहाने यहाँ लाए हो। सच में मैं बहुत गरीब हूँ। तुम मेरे कपड़ों पर मत जाओ। यह तो मुझे किसी बहुत बड़े आदमी ने दे दिए थे, तो मैं वही पहन लिया हूँ। अच्छा तो तू भिखारी है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे किसी तो काम जरूर आएगा। एक काम कर, आज से तू मेरे घर का सारा काम कर लिया कर। आज से तू मेरा नौकर है, समझा? और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तू जानता नहीं है
मैं कौन हूं? अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वैसे भी तुझे पूछने वाला कौन है? तू तो अनाथ है ना, तो यहां से भागने की सोचना भी मत। नहीं, मुझे कुछ मत करो, मैं सारे काम कर दूंगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आपका नौकर बनकर रहूंगा। ये हुई ना बात, चल तो अब काम पर लग जा। आदमी मोनू से अपने घर के काम करवाता। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। यहाँ मीना और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन मीना अपने ससुर से कहती है, पिताजी, इनको गए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, ये अब तक नहीं लौटे। मुझे लगता है शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। पिताजी, अगर आप इजाजत दे तो मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाऊं? हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन बेटी तुम अकेली उसे कहाँ ढूंढोगी? तुम घर पर ही रहो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही जाता हूँ। नहीं पिताजी, आप अपनी उम्र तो देखिए, आप उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ दर दर की ठोकर खाएंगे। पिताजी, वो मेरी वजह से इस घर से गए हैं, तो उन्हें ढूंढने का फर्ज भी मेरा है। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं उन्हें ढूंढकर वापस ला सकूं। ठीक है बेटी, अगर तू जाना चाहती है तो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना बेटी, और जल्द से जल्द लौट आना। और हाँ, साथ में पैसे भी लेकर जाओ, ताकि तुम्हें सफर में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर अगले ही दिन मीना अपने पति मोनू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वो उसी शहर में जाती है। शहर पहुंचकर उसे सबसे पहले एक अंधा आदमी मिलता है, जो मीना से कहता है, अरे बेटी, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को पहचानता हूँ। जी, आप कौन? आपको पहचाना नहीं? तुम्हारे पिताजी अक्सर यहाँ आते थे, और हाँ, मैंने उनसे कुछ पैसे उधार भी लिए थे, वह मैं लौटाना चाहता हूँ। अब तुम आई हो तो तुम वह पैसे ले लो। लगता है ये कोई ठग है। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में है भी नहीं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस शहर में मेरे पिताजी कभी नहीं आए। लगता है ये लूटने के इरादे से आया है। इसे अभी मजा चखाती हूँ। हाँ, पिताजी ने मुझे बताया था, मैं तो भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा चलो, मेरे पिताजी ने तुम्हें जो पैसे दिए थे, तुम वो पैसे मुझे दे दो। ठीक है, वह पैसे मैं तुम्हें वापस दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी चीज तो वापस करो जो मैंने तुम्हारे पिताजी को दी थी। मैंने तुम्हारे पिताजी से कर्ज लिया था, उसके बदले में मैंने अपनी एक आंख तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी भी रखी थी। तुम मुझे एक आंख दे दो, मैं तुम्हें कर्ज की रकम दे देता हूँ। अरे हाँ, मैं आंखें लेकर आई हूँ, और उसमें एक आंख नहीं कई आंखें हैं। लगता है पिताजी ने कई लोगों की आंखें लेकर उन्हें कर्ज पर रकम दे रखी है। एक काम करो, तुम मुझे अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर दे दो, क्योंकि मेरे पास जितनी भी आंखें हैं उनमें मैं तुम्हारी आंख कहाँ से ढूंढूं? अगर तुम मुझे अपनी दूसरी आंख दे दोगे तो मैं उसे मिलाकर दूसरी आंख ढूंढ दूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी आंख क्यों दूं? अरे ऐसे कैसे? मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत सारी आंखें हैं, मैं तुम्हारी आंखें कैसे ढूंढूं? तुम एक काम करो, दूसरी आंख के बदले भी पैसे ले लो, लेकिन तुम्हारी दूसरी आंख मुझे दे दो। इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? एक काम करती हूँ, मेरे सामान में चाकू भी है, मैं अभी तुम्हारी दूसरी आंख निकाल लेती हूँ। वो आदमी डर के मारे कांपने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। आया बड़ा ठग कहीं का, यहाँ संभल कर रहना होगा। मुझे लगता है यहाँ कोई चोर और ठगों की ही नगरी है। मीना आगे जाती है। आगे जाने के बाद उसे एक लंगड़ा मिलता है। वो लंगड़ा मीना से कहता है, अरे बेटी, तुम आई हो। तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? मैं कब से तुम्हारे पिताजी की राह देख रहा हूँ। दरअसल मेरी एक टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखी है। मैंने उसके बदले तुम्हारे पिताजी से 1000 रुपए लिए थे। तुम एक काम करो, मुझे मेरी एक टांग लौटा दो, उसके बदले में तुम्हें 1000 रुपए वापस दे दूंगा। मीना इस बात भी चौंक जाती है। वो सारी योजना समझ जाती है और उस लंगड़े से कहती है, अरे हाँ, पिताजी ने मुझे बताया था। दरअसल मेरे पास एक नहीं काफी सारे पैर हैं। मुझे लगता है पिताजी ने काफी लोगों की टांगे ली है और उसके बदले कर्ज दिया है। लेकिन मैं तुम्हारी टांग कैसे पहचानूंगी? एक काम करो, तुम्हारी दूसरी टांग भी मुझे दे दो, मैं उसे मिलाकर तुम्हें तुम्हारी दोनों टांगे वापस कर दूंगी। कहीं दूसरी टांग दे दी तो मुसीबत ना हो जाए।
नहीं नहीं, मैं अपनी दूसरी टांग नहीं दूंगा। अरे क्यों नहीं दोगे? जब तुम अपनी एक टांग गिरवी रख सकते हो तो दूसरी टांग भी दे ही सकते हो। उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। एक काम करती हूँ, मेरे पास तलवार है, मैं अभी निकाल कर तुम्हारा दूसरा टांग काट देती हूँ। ये सुनकर वो लंगड़ा लंगड़ाते हुए तेजी से वहां भाग जाता है। अरे सुनिए तो, अपना टांग तो देकर जाइए, कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है यहाँ कदम कदम पर खतरा है, यहाँ मुझे बहुत चौकन्ना रहना होगा। मोनू भी शायद इन्हीं की बातों में आकर फंस गया होगा। मुझे उन्हें ढूंढना होगा और मेरा मन कहता है वो यहीं कहीं है। मीना आगे बढ़ती है। तभी वही पति पत्नी का जोड़ा वहां खड़ा रहता है और मीना को देखते ही वो औरत बोल पड़ती है, अरे बेटी कहाँ जा रही हो? तुम्हारे माता पिता नहीं आए क्या? जी आप लोग कौन? तुम हमें नहीं जानती बेटी, लेकिन हम तुम्हें अच्छी से जानते हैं। तुम्हारे माता पिता अक्सर यहाँ आया करते थे, लेकिन बहुत दिन से वो यहाँ आए नहीं। हमारी उनसे बहुत अच्छी पहचान है। तुम आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, थोड़ी देर आराम करो। और मैं भोजन ही पका रही थी, खाना खा कर जाना। जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मीना अंदर जाती है। वो औरत रोशनी के लिए खाना लगाती है। मीना खाना खाने लगती है। मीना देखती है उसके सामने एक सोने जैसा दिखने वाला पीतल का ग्लास है। मीना फायदा उठाकर वो ग्लास उसकी रसोई में छुपा देती है और बाहर जाकर दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी मौका देखकर वो गिलास चुराने के लिए जाते हैं तो देखते हैं वहाँ ग्लास नहीं होता। तभी मीना वहाँ पर वापस आ जाती है। अरे ये क्या, हमारा सोने का ग्लास कहाँ गया? ये लड़की, कहीं तुमने तो नहीं चुराया? नहीं नहीं, भला मैं क्यों चुराऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा झूठ बोलती है, हम अभी तुम्हारी शिकायत दर्ज कराते हैं। कुछ दिन जेल में रहोगी तो अकल ठिकाने आएगी। ये लड़की, हमें वो गिलास लौटा दे या फिर हमारे सोने के गिलास की कीमत हमें दे, वरना तुझे जेल जाना पड़ेगा। तो जानती नहीं हम लोग कौन हैं? यहाँ सिर्फ हमारी चलती है और किसी की नहीं। अच्छा तो ये बात है, फिर बुलाए दरोगा जी को, उनके सामने ही फैसला हो जाएगा। अच्छा तो तू ऐसी नहीं मानेगी, ठीक है अभी बुलाते हैं। फिर वहां पुलिस आ जाती है। मीना उनसे कहती है, साहब ये दोनों के दोनों चोर हैं, ठग है। मुझे लगता है राह चलते राहगीरों को देख ये झूठ बोलकर फंसा लेते हैं और ठगते हैं। वो ग्लास मैंने नहीं लिया, वो ग्लास इनके ही घर में कहीं छुपाया है और ये जानबूझकर मुझसे पैसे ऐंठने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इनके घर की तलाशी लेकर देखिए। फिर दरोगा घर की तलाशी लेता है तो उसके घर में ही वो ग्लास मिल जाता है। ये भी मामला निपट गया। पता नहीं और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। जरूर मोनू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, वो जरूर किसी मुसीबत में है। मीना मोनू को ढूंढते ढूंढते एक जंगल पहुंचती है। वो देखती है एक जंगल में बहुत बड़ा घर होता है। मीना को वहां से आवाज आती है, देखिए अब मुझसे और काम नहीं होता, मैं थक चुका हूँ। आप मुझे ठीक तरह से 2 वक्त का खाना भी नहीं देते और दिन रात घर के और बाहर के काम करवाते हो। यह गलत है। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, तू यहीं पर रहेगा और मेरे लिए काम करेगा। अगर ज्यादा जबान चलाई तो जितना खाने को मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा, समझा? चल चुपचाप अपने काम पर लग, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारी बातें मीना सुन लेती है। अच्छा तो मोनू इनके कब्जे में है। बातों से तो ये बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, दरोगा जी को यहाँ लेकर आती हूँ, वही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर मीना दरोगा की मदद से उस आदमी के घर जाती है। मोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और बोल पड़ता है, मीना तुम यहाँ? आज मैं तुम्हें बता नहीं सकता मीना, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और फिर मोनू दरोगा जी को सारी बात बताता है और फिर उस आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर वहां से लेकर जाती है। मोनू मीना से कहता है, मीना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। सच में मीना,
शायद यह मेरे ही कर्मों का सजा थी जो मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। मैं बहुत घमंड में जीता था मीना, लेकिन मुझे आज पता चला कि मुझ में तो अक्ल नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या सोचता रहा और मैं बहुत घमंड में जीता था। आज मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया है। मीना, मुझे माफ कर दो। क्यों, अब तुम मुझे 50 जूते मारना पसंद नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं मीना, चाहे तो तुम ही मुझे 50 जूते मार लो। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिला है। आज अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे माफ कर दो मीना, और जल्दी से घर चलो। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। और मीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी घमंड नहीं करूँगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा मीना। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं।